अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम एक माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लेंगे और इट विल अंडरगो टेंसाइल लोड, उस पर टेंसाइल लोड लगेगा, फिर देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि उसका कैसे बिहेवियर होता है अंडर दैट टेंसाइल लोड। ठीक है, तो जो हम माइल्ड स्टील टेंसाइल स्पेसिमेन लेते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है इसी को हम बोलते हैं गेज लेंथ। क्या बोलते हैं? गेज लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LG से। तो LG क्या है? हमारी गेज लेंथ है, गेज लेंथ। ठीक है, दिस स्पेसिमेन इज चूजन फ्रॉम IS कोड 1608। इसके बाद में इसको हम UTM के अंदर डालते हैं और फिर टेंसाइल लोड लगाते हैं। हमने एक माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ले लिया, ठीक है, फ्रॉम IS कोड 1608 अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ IS कोड 1608। उसके बाद में हमने क्या किया, इस पे एक टेंसाइल लोड लगाया। हम किसी भी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर UTM के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस टेंसाइल लोड का क्या इफेक्ट होगा उस स्पेसिमेन पर, वो हम देखेंगे। उस टेंसाइल लोड का उस स्पेसिमेन पर क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, ये आप नोट कर लो। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो टोटल एक्सटेंशन होगा, यानी जो भी इसमें टेंसाइल लोड लगेगा मेरा, ठीक है, दिस स्पेसिमेन इज अंडर टेंसाइल लोड। सपोज कर लो दिस स्पेसिमेन इज अंडर टेंसाइल लोड। क्या? इट इज अंडर टेंसाइल लोड। ठीक, तो इसके अंदर जो टोटल एक्सटेंशन होगा मेरा, टोटल एक्सटेंशन जो होगा मेरा, टोटल एक्सटेंशन किसने दिया था? अनविंस ने दिया था। तो उसने कहा था कि जो यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? L नॉट के। तो वो हो गया कितना? AL नॉट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो A हमारा क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। A हमारा क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये हो गया मेरा कैपिटल A, लिख दे रहा हूं, कैपिटल A L नॉट प्लस, और जो हमारा नेकिंग की वजह से, अभी हम इस टेस्टिंग पढ़ेंगे तो उसमें नेकिंग आती है। ठीक है, तो नेकिंग की वजह से जो भी एक्सटेंशन होगा हमारा, क्योंकि नेकिंग के बाद में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलोंगेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, तो जो भी प्लास्टिक रेंज, जो भी मेरी प्लास्टिक जोन आएगा आफ्टर नेकिंग, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। इसीलिए हम मटेरियल को अपने अल्टीमेट तक ले जाते हैं। कभी कभी हमें मटेरियल को अल्टीमेट तक ले जाते हैं, जनरली हम यील्ड पे ही डिजाइन करते हैं, लेकिन जब हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है इन केस ऑफ नेट सेक्शन, नेट बोले तो यानी कि उसके अंदर कोई होल है सपोज टू नोट, तो नेट सेक्शन जो इफेक्टिव होगा उस केस में, तो वहां पर क्या होगा, हम कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जब हम एयरप्लेन, जो हमारा एयरप्लेन होता है उसके जो पार्ट डिजाइन करते हैं उसको हम जनरली अल्टीमेट पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तभी उसको हम इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और आफ्टर अल्टीमेट के बाद में हम बिल्कुल आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि अल्टीमेट के बाद में नेकिंग जो होती है, अल्टीमेट के बाद में नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग होती है, तो वहां हम इसको यूज नहीं करते हैं। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ेंगे माइल्ड स्टील का, तो उसमें देखेंगे। तो जो मेरा टोटल एक्सटेंशन होगा, टोटल एक्सटेंशन किसके बराबर होगा? A नॉट और B अंडर रूट A नॉट। इस स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A नॉट है। यदि मैंने ये रेक्टेंगुलर लिया है तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, स्मॉल ही करते हैं, A नॉट और B नॉट में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ भी A आ गया, यहाँ भी A आ गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अनविंस फॉर्मूला। अनविंस फॉर्मूला फॉर टोटल एक्सटेंशन। अनविंस, तो ये टोटल एक्सटेंशन को फिर अनविंस ने क्या करा? बहुत हिट एंड ट्रायल किए अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर। ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास 4 अननोन है, मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता। 4 अननोन क्या? मुझे लेंथ तो पता ही होगी, सॉरी ये गेज लेंथ है, गेज लेंथ तो मुझे पता ही होगी, गेज लेंथ पता होगी, एरिया पता होगा। ठीक है, तो 2 स्पेसिमेन लूंगा या 2 क्रॉस सेक्शन लूंगा, 2 लेंथ लूंगा, तो 2 इक्वेशन बनाऊंगा, तो 2 वेरिएबल मेरे फाइंड हो जाएंगे। क्या A और B की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मेरे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएंगे। फिर टेस्ट केस लगाऊंगा। ठीक है, तो फाइनली अनविंस ने बहुत सारे टेस्ट केस लगाए, हिट एंड ट्रायल मारा, और उन्होंने फाइंड किया कि जो गेज लेंथ की जो वैल्यू निकल के आती है फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो निकल के आती है मेरी 5.65 अंडर रूट A नॉट। ये वैल्यू निकाल के बतानी थी, इसलिए इतना सब कुछ किया। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता कि ये वैल्यू इतनी आती है। गेज लेंथ की वैल्यू कितनी आती है? 5.65 अंडर रूट A नॉट। ये क्या है? फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। CS बोले तो क्रॉस सेक्शन, जहां भी मैं CS लिखता हूं, CS का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बार बार मैं क्रॉस सेक्शन नहीं लिखूंगा, CS लिखूंगा। CS का मतलब क्रॉस सेक्शन।
इसका मतलब बिटवीन, ठीक है। FL का मतलब फैक्टर्ड लोड। ये जो एब्रीविएशन है वो देख लो, ये मेरे एब्रीविएशन है फैक्टर्ड लोड जो मैं यूज करता हूं। तो कभी कभी उससे मैं भूल जाऊं बताना कि FL का मतलब क्या है, फैक्टर्ड लोड, ठीक है। वर्किंग लोड, ये क्या है, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड। ये क्या है, लाइव लोड। ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो पता ही होगा सबको। लाइव लोड, विंड लोड, विंड लोड होगा तब मैं विंड लोड पूरा लिखूंगा, कोई जनरली विंड लोड का यूज नहीं होता, इसलिए W का मतलब वर्किंग लोड ही मान के चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। गेज लेंथ का फॉर्मूला पूछा था डायरेक्टली, ठीक है, पेपर 1 के अंदर कि गेज लेंथ की वैल्यू कितनी होती है फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो कितनी होती है 5.6 अंडर रूट A0। यदि अब तक सर्कुलर के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो सर्कुलर के लिए यदि क्वेश्चन पूछता है तो सर्कुलर की गेज लेंथ कितनी होगी, वो होगी 5D। कितनी होगी, 5D। जहां पे D क्या है मेरा, D मेरा क्या है, डायमीटर है किसका, स्पेसिमेन का। D क्या है मेरा, डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक सेकंड इसको और देख लेना। ये क्या है, माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है ये मेरा माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है, इस पर मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेस टेस्ट कब पढ़ेंगे, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन देख ही लिया था हमने, ठीक है। तो अब उसके अंदर टेंसाइल लोड लग रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कैसे वेरिएशन आएगा वो देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले ली, स्ट्रेस ले ली, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में सपोज, और इधर स्ट्रेन है मेरी, क्या है, स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है एक, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये मेरा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है हमारा। ये पॉइंट है ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये एफ है, और इसको मैं जी लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट है, तो एफ में ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हमने क्या लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख दिए सारे। यानी कि जब मैंने लोड, ये हमारा ओरिजिन क्या है, 0, जब मैंने लोड लगाना शुरू किया इस स्पेसिमेन पे जो हमने लिया था, टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, जो स्पेसिमेन लिया था मैंने इस पे टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा स्पेसिमेन था, ठीक है, ये स्पेसिमेन था, ठीक है। ये मेरी क्या थी, LG थी। मैंने इसको UTM के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला, और मैंने इसको टेंसाइल लोड लगाना, इस पर टेंसाइल लोड लगाना शुरू किया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने टेंसाइल लोड लगाना शुरू किया तो ये जो 0 से A तक है, ठीक है, 0 से A पॉइंट क्या है, A पॉइंट मेरा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। A जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं इधर लिख देता हूँ। A पॉइंट मेरा क्या है, A क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। B पॉइंट मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट। C पॉइंट मेरा क्या है, इन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। C पॉइंट मेरा क्या है, C पॉइंट है मेरा, C पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। D पॉइंट मेरा क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और DE जोन क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग। G पॉइंट क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। F क्या है मेरा, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। यानी कि मैंने देखा कि यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, यानी कि जब मैंने उस पे स्पेसिमेन पे टेंसाइल लोड लगाना शुरू किया तो देखा कि वो हमारा कहाँ से गया, 0 से O तक गया। 0 से O तक मेरा क्या था, जो भी मेरे इसके अंदर स्ट्रेन वैल्यू आ रही थी, यानी कि जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही थी वो प्रोपोर्शनल थी स्ट्रेन के, यानी कि स्ट्रेस वाज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम O to A, फ्रॉम O to A। दिस डायग्राम इज नॉट ऑन स्केल। तो कोई चीज स्ट्रेट दिख रही है मतलब वो स्ट्रेट है, मैं बोल रहा हूँ। तो OA स्ट्रेट लाइन है मेरी, क्या OA क्या है, स्ट्रेट लाइन है, OA इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारा OA से A तक गया, यानी कि स्ट्रेस में प्रोपोर्शनल थी स्ट्रेन के, कहां से, 0 O से लेकर और A तक, यानी कि O से लेकर A तक मेरा क्या होगा, इसीलिए A पॉइंट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला गया है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो
फ्रॉम ओ टू ए हुक्स लॉ इज वैलिड, ओ से ए तक मेरा हुक्स लॉ वैलिड है, और वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यानी कि, और बी क्या इलास्टिक पॉइंट, यानी कि हमारा जो भी हमारे स्पेसिमेन है यदि वो 0 से ओ तक जाता है तो वो अपनी सारी जो भी स्ट्रेन उसके अंदर आ रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड वो उसको रिट्रीव कर सकता है, यानी कि इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा बी तक। बट हुक्स लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ ए तक वैलिड है, क्योंकि यहां से ए से बी में थोड़ा सा लिटिल कर्व होता है, ए टू बी इज ए लिटिल कर्व, ए से बी इज ए लिटिल कर्व्ड, लिटिल कर्व्ड पोर्शन, लिटिल कर्व्ड पोर्शन, तो लिटिल कर्व्ड पोर्शन है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, वैलिड नहीं होगा वो। हमारी स्ट्रेस क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, यानी कि इफ, तो यानी कि ए से बी तक, बी हमारा क्या इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट यानी कि द पॉइंट एट विच इफ, यानी कि इफ ए लोड इज अप्लाइड ऑन ए स्पेसिमेन, if a load is applied on a specimen and after removal the load, after removal the load, the specimen will regain its original shape, the specimen will regain its original shape, that means there is no plastic zone, plastic zone में permanent deformation होता है, plastic zone के अंदर हमारा क्या होता है, permanent deformation होता है, और वो उस जो भी permanent deterioration हो रहा है उसको वो regain नहीं कर सकता। बट up to point B ऐसा नहीं होता है, up to point B it will regain its original shape, that's why this point is called elastic, this point is called elastic limit, but Hooke's law is not valid from A to B because the strain that is coming, the strain जो strain है वो stress जो strain की proportional नहीं है, यानी कि जो मेरी stress है वो proportional नहीं है किसके, strain के, strain को मैं दिखा रहा हूँ किससे, एप्सिलॉन से, और stress को मैं दिखा रहा हूँ किससे, सिग्मा से, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फ्रॉम 0 टू ओ से ए तक तो प्रोपोर्शनल है, बट सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल, सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल, सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, ये वैल्यू प्रोपोर्शनल नहीं है इसके, कहा फ्रॉम ए टू बी सिग्मा इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेन की प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि हुक्स लॉ मेरा वैलिड नहीं रहेगा, और यहां पर मेरा क्या रहेगा, हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, हुक्स लॉ। तो जब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो कांस्टेंट मेरा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, एक स्टेप में आगे लिख लो, कंफ्यूज मत हो जाओ ना, दोबारा लिख देता हूं, यानी कि मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट मेरा क्या है, सपोज ई है, ई इंटू सिग्मा, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन का रेशियो क्या हो गया, ई हो गया, इसी ई को हम क्या बोलते हैं, इसी ई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि जो वैल्यू है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहेगी 0 से ए तक। क्यों सर 0 से ए तक क्यों कांस्टेंट रहेगी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि 0 से ए क्या है, 0 बोल रहा हूं बार बार, हाँ, ओ से ए तक क्या है, ओ से ए मेरी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यदि ओ से ए मेरी स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, ये सपोज ये फाई है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन इससे कितना एंगल बना रही है, सपोज फाई एंगल बना रही है, तो यानी कि जो tan फाई है वो कांस्टेंट होगा, स्लोप ही तो है x बाई वाई, ये tan फाई तो लिखा हुआ है, तो tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, tan फाई क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, स्लोप होता है भाई, 11th क्लास में पढ़ा होगा, tan फाई क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप हो गए, स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक है, स्लोप ऑफ ओ ए। तो tan फाई की वैल्यू निकालेंगे यदि हम यहां से, यदि मैं चलो रेड यूज करता हूं यहां पर, ओ ए तक स्ट्रेट लाइन है, ए बी स्ट्रेट लाइन, ए से बी तक तो लिटिल कर्व्ड है, तो यदि मैं यहां से गया, ठीक है जी, यहां तक आ गए, तो इन ट्राइंगल ओ ए एफ जी एच मान लेता हूं इस पॉइंट को सपोज, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए एच
इन ट्राइंगल ओ ए एच में मुझे tan फाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। tan फाई क्या होगा? tan फाई बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। tan क्या होता है? p बाई एच होता है। तो यदि मैं tan फाई की वैल्यू बताऊं यहां से, तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan फाई कितना आ गया मेरा? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बताओ मेरा? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ये क्या स्ट्रेस वैल्यू, तो ये यहां से यहां तक जो स्ट्रेस है यही तो मेरा परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तक जो स्ट्रेस वैल्यू है, ठीक है। जहां तक दिक्कत हो जाएगी इसलिए हटा रहा हूं इसको। तो यानी कि सिग्मा हो गया मेरा, सिग्मा अपॉन नीचे क्या है? ये स्ट्रेन वैल्यू है, तो स्ट्रेन हो गई, तो ये tan फाई की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू हमने यहां निकाली थी। सपोज ये इक्वेशन मेरी क्या है? सपोज ये इक्वेशन 1 है मेरी, ये इक्वेशन 2 है मेरी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बताओ? तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या हो गई? tan फाई के बराबर हो गई। यानी कि जो मेरा स्लोप था, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें क्या देगा? तो यदि मुझे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है किसी भी स्पेसिमेन का, तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा वो मुझे क्या देगा? वो मुझे यंग्स मॉडुलस देगा। क्या देगा? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये समझने की कोशिश कर रहा था मैं यहाँ पे, इसको नोट कर लो। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? हमने ओ से ए तक चले गए, ओ से स्टडी कर लिया हमने। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप होगा, tan फाई की वैल्यू क्या होगी? यंग्स मॉडुलस के बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ए से बी हमारा लिटिल कर्व्ड है, ए से बी मेरा लिटिल कर्व्ड है, लिटिल कर्व्ड है, तो इसका मतलब क्या है? तो अब हम पहुंचते हैं पॉइंट सी पर। हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, बट इलास्टिक पॉइंट है मेरा। बी क्या है? इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक है, यानी कि जो भी डिफॉर्मेशन होगा अप टू पॉइंट बी, द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ पॉइंट, आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, ठीक है, अप टू पॉइंट बी, बी तक। बी क्या है मेरा? इलास्टिक पॉइंट है। और मैं कह सकता हूं इलास्टिक पॉइंट तक जो मेरा ग्राफ, जो मेरा एरिया होगा इलास्टिक पॉइंट तक, मैं इसको हटा रहा हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। तो यदि मैं बी की बात करूं तो ये मेरा इलास्टिक पॉइंट है, यानी कि यहां पर ये जो एरिया होगा मेरा, ये जो एरिया होगा, ठीक है, सपोज ये एच पॉइंट है, तो ये जो एरिया है यानी कि ओ बी एच का, ये एरिया क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, यानी कि द रेजिलियंस, यानी कि उस मटेरियल की कितनी रेजिलियंस है कि वो जो भी लोड लगाने पर, ठीक है, उसको जो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा उसको वो रिट्रीव कर लेगा, मतलब वापस से वहीं आ जाएगा। यदि मैंने उसको खींचा वापस से वहीं आ जाएगा, खींचा वापस से वहीं आ जाएगा, यानी कि दैट मटेरियल इज रेजिलियंट अप टू पॉइंट बी सो दैट इट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। कई बार रिपीट होगी ये बात। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी एच क्या देगा मुझे? मुझे देगा मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस समझा दिया ना क्या है। अब हम आ गए पॉइंट सी पर। पॉइंट सी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? पॉइंट सी। पॉइंट सी को हमने क्या बोला है? अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट मतलब द पॉइंट एट विच ए डेफिनेट डिफॉर्मेशन विल बिगिन। डेफिनेट डिफॉर्मेशन मतलब एक परमानेंट सेट इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंटली होगा, वो उसको मैं रिगेन नहीं कर सकता। यानी कि वो पॉइंट है जो मेरा यील्ड पॉइंट, वो पॉइंट है इसके बाद में भी कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं उसको रिट्रीव नहीं कर सकता, मतलब वापस से मैं उस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता हूं। तो यानी कि वो पॉइंट जिस पे डेफिनेट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो क्या है? यील्ड पॉइंट। और वो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू जिस पे डेफिनेट डिफॉर्मेशन होगा, वो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू कितनी होगी? अपर यील्ड पॉइंट। वो मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू जिस पे डेफिनेट डिफॉर्मेशन होगा वो क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट आपके समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। फ्रॉम डी टू ई, फ्रॉम डी टू ई को बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग जोन।
पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, इसको नोट कर लो पहले, चलो पॉइंट सी डी यील्ड पॉइंट नोट कर लो। यील्ड पॉइंट क्या है मेरा? यील्ड पॉइंट है मेरा, इट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड बाय द स्पेसिमेन। इसमें यदि इसको आप ढंग से देखोगे तो ये रीजन जो है मेरा, ये रीजन बहुत ही कम होता है, और ये ठीक है ना। अपर यील्ड पॉइंट सपोज यहाँ आ गया मेरा, सॉरी, यानी कि तो फिर हम बात आ गए, हम अपर यील्ड पॉइंट हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, फिर डी क्या हो गया हमारा? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हो गया। यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेस पे मेरी स्ट्रेन आ रही है स्ट्रक्चर के अंदर, कांस्टेंट स्ट्रेस पे स्ट्रेन आ रही है, तो क्या होता है? पार्टिकल की स्लिपेज होती है, कार्बन पार्टिकल स्लिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है आफ्टर, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंटल ऑफ स्ट्रेस पे मेरी स्ट्रेन बढ़ेगी। कोई भी चेंज नहीं होने के लिए चेंज है, स्ट्रेन बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल रीअरेंज हो रहे हैं। जब पार्टिकल रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, पार्टिकल जब रीअरेंज हो रहे थे तब ये वाला जोन आया था मेरा, ठीक है। जो जब रीअरेंज होके एक परमानेंट पोजीशन उन्होंने ऑक्युपाई कर ली होगी, लोड लग रहा है, पार्टिकल रीअरेंज हो रहे हैं, ठीक है, सेम स्ट्रेस पे पार्टिकल रीअरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन दिख रहा है मुझे डी से ई में स्ट्रेन दिख रहा है, यानी कि वो अभी रीअरेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा चेंज आ रहा है, तो वो चेंज मैंने यहां देखा, जबकि मैंने स्ट्रेस वैल्यू चेंज नहीं करी है। तो जब वो पार्टिकल रीअरेंज हो चुके हैं, स्लिपिंग प्रॉपर हो चुकी है, अब वो एक जगह एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए हैं पार्टिकल्स, ठीक है। जब वो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए हैं तो कुछ उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, वो यहां पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है, वो यहां पे देखने को मिलता है, यहां से ई से जी में। आफ्टर द स्लिपेज ए न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अचीव्ड एंड द स्ट्रेंथ एंड द वैल्यू एंड द स्ट्रेंथ वैल्यू विल सीन टू बी मोर। यानी कि हम जब यहां से गए डी से ई में गए, तो हमारा क्या है? पार्टिकल का क्या हो रहा है? वैल्यू मेरी क्या हो रही है? एट कांस्टेंट स्ट्रेस देयर इज सम स्ट्रेन, ठीक है। कांस्टेंट स्ट्रेस पे मुझे स्ट्रेन मिल रही है ड्यू टू पार्टिकल रीअरेंजमेंट। ये क्यों मिल रही है? ड्यू टू पार्टिकल रीअरेंजमेंट, ठीक है। और कह सकते हैं स्लिपिंग, यहां पे स्लिपिंग होती है पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स किसकी, मतलब किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन की, क्योंकि हमारा कार्बन ही है जो इफेक्ट करता है हमारी प्रॉपर्टीज को। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कार्बन इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारा, जब पार्टिकल मेरे स्लिप हो गए, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए, यानी कि आफ्टर स्लिपिंग, मैं कह सकता हूं कि आफ्टर स्लिपिंग पार्टिकल्स will be in a new equilibrium position, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे मेरी वो, ठीक है। जब नए इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे तो जब मैंने स्ट्रेस वैल्यू अब मेरी बढ़नी शुरू हो गई, यानी कि ये यदि मैं रिएक्शन फ्रेम में देखूं, एक्शन फ्रेम में यदि मैंने क्या हुआ, फोर्स बढ़ाया, एक्शन फ्रेम में यदि मैंने अपने स्पेसिमेन पे फोर्स बढ़ा रहा हूं एक्शन फ्रेम में, तो रिएक्शन फ्रेम में उसकी स्ट्रेस वैल्यू बढ़ने लगती है। जबकि जब एक्शन फ्रेम में फोर्स वैल्यू नहीं, मतलब कि जो एक्शन फ्रेम में वैल्यू नहीं बढ़ा रहा था, तो कांस्टेंट स्ट्रेस पर, यानी कि जो फोर्स अपॉन जो फोर्स लगा रहा हूं, सपोज मैं इसे खींच रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और एफ मैं इसको खींच रहा हूं, तो इसके अंदर स्ट्रेस आएगी एफ बाई ये मेरी रिएक्शन फ्रेम में आ रही है, ठीक है। तो रिएक्शन फ्रेम में जो मेरा मटेरियल है इस स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। उस रिएक्शन फ्रेम को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, यानी कि मैं मटेरियल हूं, मैं मटेरियल की पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, ये क्या है, मैंने रिएक्शन फ्रेम ड्रॉ किया है यहाँ पर। एक्शन फ्रेम में इतनी स्ट्रेस आई है, ठीक है, तो इसको बिहेव करने के लिए उतनी ही कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ पाएगा। देयर इज एन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स ने ये कहा था, आपको ध्यान नहीं है। यानी कि जब तक मैं इसको खींच रहा हूं तो अपने अंदर से कि जो भी उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है
उससे उसको बैलेंस करेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। तो वही हो रहा था, यानी कि इतना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको करस्पॉन्डिंग ये मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रेस इसका, ये बॉडी का 0 से ए तक आया, ए से बी तक गया, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, फिर पार्टिकल की स्लिपेज हुई। ठीक है, तो एट कांस्टेंट फोर्स पर मेरे क्या हुआ, पार्टिकल स्लिप हुए एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में। नई इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद में जब मैंने इस पर स्ट्रेस वैल्यू और इंक्रीज करी, स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज करी मतलब फोर्स इंक्रीज करी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी डिफरेंट, बट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को कांस्टेंट मान के चलता हूं। बट लेकिन वो चेंज होता रहता है। यदि कोई मेरा मटेरियल खींच रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो क्रिटिकल सेक्शन पे तो चेंज होगा ना। बट मैं इस ग्राफ को तो मैंने ड्रॉ किया है तो मैंने इसको कांस्टेंट माना है एरिया को। ठीक है, तो कांस्टेंट माना है तो मेरा बढ़ना शुरू हो गया। बट एक्चुअली में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जब मेरा क्रॉस सेक्शन घटेगा, जब मेरे क्रॉस सेक्शन की वैल्यू घटेगी, जब मैं खींचूंगा तो क्रॉस सेक्शन घटेगा, तो क्या होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेस वैल्यू इससे ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा होगी। बट फॉर स्टडिंग पर्पस हमने उसको मान लिया कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, मान लिया। तो अब मैंने देखा, जब मैंने फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, फोर्स को मैं जब बढ़ा रहा हूं आफ्टर पॉइंट ई व्हेन द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट हैपेंड, देन मटेरियल स्टार्ट शोइंग सम स्ट्रेंथ। मटेरियल ने अपनी कुछ स्ट्रेंथ, अपनी जो रिजर्व स्ट्रेंथ थी, यानी कि न्यू हो सकता है कि जो उसकी रिजर्व स्ट्रेंथ हो वो उसके नई इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो उसने जो अपनी जो भी रिजर्व स्ट्रेंथ थी उसको यूटिलाइज कर लिया। उसको क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है ई से एफ में क्या हुआ, एक पीक आया, यहां पर पीक आ गया था। ठीक है, फिर नीचे गिर गया, फिर एक पीक और आ गया, और यही मेरा क्या होता है, फाइनल पीक होता है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो जब अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ गया जी पॉइंट पर, अब मैंने कहा इधर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी कि मटेरियल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूं। फिर मैंने और बढ़ाया तो देखा कि अब क्या है, वो उसने स्ट्रेंथ दिखाना खत्म कर दिया। अब क्या हो गया कि वो अपने उसने जो भी स्ट्रेंथ थी वो रिलाइज कर ली, अब तो कुछ बची नहीं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया वो टूट गया, यानी कि फ्रैक्चर हो गया। इसलिए मेरा पॉइंट एफ क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। तो समझ गए क्यों ऐसा बढ़ती है स्ट्रेंथ आफ्टर पॉइंट ई। यहां पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील कर्व का। ठीक है, अभी इसको यदि हम कंपेयर करते हैं कि माइल्ड स्टील के लिए ऐसा डायग्राम क्यों बनाए, इसमें हम कह सकते हैं कि जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो मेरी कितनी होती है, 0.15% से ज्यादा होती है, और कम होती है मेरी 2.15%, समथिंग ऐसा कुछ है। ठीक है, 2.15%, इसको नोट कर लो। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, फिर हम कंपैरिजन करेंगे किसका, रॉट आयरन का, कास्ट आयरन का और माइल्ड स्टील का। ठीक है, तो ये माइल्ड स्टील हमारा कैसे बना, मतलब जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में क्या आएगा कि माइल्ड स्टील कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास रॉट आयरन था, प्योर स्ट्रॉन्ग आयरन था, कास्ट आयरन था, और माइल्ड स्टील कैसे बना हम देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा, तो यदि हम प्रैक्टिकल पर्पस की बात करें तो जनरली हम क्या करते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट को कोइंसाइड मानते हैं, कोइंसाइड करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है, एबीसी कोइंसाइड। ये मेरा क्या है, इलास्टिक जोन है। ये जोन मेरा क्या है, इलास्टिक जोन है, इलास्टिक जोन। ठीक है, फिर मेरा क्या है, प्लास्टिक जोन है। ये क्या है, प्लास्टिक जोन। प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक जोन मतलब मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं ऑफ माइल्ड स्टील, इसको लिखना क्या, डायरेक्ट समझते हैं यार, हर चीज लिखेंगे क्या। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा माइल्ड स्टील, हमने माइल्ड स्टील ही क्यों लिया, जो भी हम आगे मटेरियल जो स्टील यूज करने वाले हैं वो माइल्ड स्टील है हमारे स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो हमारा रॉट आयरन था, सपोज ये रॉट आयरन है मेरा, ये मेरा क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस है, ये मेरा क्या है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, तो जब मैंने रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया, और ये क्या है, मेरा रॉट आयरन का ग्राफ है। रॉट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है रॉट आयरन। ठीक है, ओरोन लग रहा है, ये आयरन है,
रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज होगी 0.15% से कम होगी। तो जब मैंने रॉट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने देखा कि इसके अंदर इलोंगेशन तो काफी है, मतलब प्लास्टिक जोन तो है, और मैं कह सकता हूं कि मेरी डक्टिलिटी तो है। डक्टिलिटी मतलब इलोंगेशन तो हो पा रहा है, ठीक है, इलोंगेशन तो हो रहा है ना, कि डक्टिलिटी है, ठीक है, इनफ डक्टिलिटी, क्योंकि हमको डक्टिलिटी भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है। जब मैं किसी स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करूंगा तो मैं कौन सा स्टील लूं, ठीक है, जब माइल्ड स्टील लूंगा, मैंने आपको लो कार्बन स्टील बताया था, टाइप ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट बताया था, ठीक है, उसमें लो कार्बन स्टील लिया था। लो कार्बन स्टील में मेरा क्या था, माइल्ड स्टील बताया उसके अंदर। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा स्टील लूं जिसमें मेरी डक्टिलिटी भी हो और स्ट्रेंथ भी हो। तो रॉट आयरन के अंदर डक्टिलिटी तो है बट स्ट्रेंथ बहुत कम है। ये ग्राफ तो मैंने काफी एक्स्ट्रापोलेट किया है, वरना ये बहुत ही एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और यदि मैं कास्ट आयरन की बात करूं, मैं तो कास्ट आयरन की बात करूं तो सपोज ऐसा कुछ ग्राफ आता है कास्ट आयरन का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कास्ट आयरन है मेरा, ये क्या है, कास्ट आयरन, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ओरिजिन ऑफ माइल्ड स्टील कैसा हुआ। तो कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 2.15% से ज्यादा होता है। तो यहां पर डक्टिलिटी क्या है, कम है, रॉट आयरन से डक्टिलिटी कम है बट स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ ज्यादा है रॉट आयरन से, बट डक्टिलिटी कम है। आपको दिख रहा है क्योंकि ये ग्राफ यहीं पे खत्म हो गया है, ये ग्राफ मेरा यहीं खत्म हो गया, ये यहां पे खत्म हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है, ये तो डक्टिलिटी कम है इसकी बट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। स्ट्रेंथ का डिफरेंस मेरा ये हो गया, सपोज ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, सपोज ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो ये डिफरेंस आ गया मेरा, ठीक है। ये डेल्टा सिग्मा हो गया, ये डेल्टा एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। बट मेरे को दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेरे को डक्टिलिटी भी चाहिए। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा एक अलॉय बनाएं जिसमें कार्बन कंटेंट इन दोनों के बीच में कहीं हो, इन दोनों के बीच में कहीं हो, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने ऐसा रिसर्च करी अपनी और फाइंड किया कि जब वो एक ऐसा अलॉय बनाते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट की वैल्यू मेरी 0.15% से ज्यादा होती है और 2.15% से कम होती है, ठीक है, तब मुझे क्या होता है, तब मुझे रॉट आयरन से तो डक्टिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि रॉट आयरन की डक्टिलिटी मिल जाएगी और कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी मुझे इंटरमीडिएटली, ठीक है। तब मेरा माइल्ड स्टील आया और माइल्ड स्टील का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा गया। ये तो काफी झुका हुआ होगा, माइल्ड स्टील तो अराउंड 89 to 90 होता है, मतलब 88 to 90, 89 to 90 होता है, काफी स्ट्रेट होता है, एकदम ऐसे लाइन जाती है, यानी कि ये मेरा माइल्ड स्टील का आ गया, ठीक है। हल्का सा ये जोन होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ पे कहीं फ्रैक्चर हो गया सपोज से। हाँ, तो मैं उसमें आपको बताना भूल गया एक चीज, जब मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ाया था माइल्ड स्टील का, तो उसमें यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ बता देंगे, ठीक है। तो ये इसका यील्ड पॉइंट हो गया माइल्ड स्टील का। यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये इसका अल्टीमेट हो गया, कहीं ये रहा, ये अल्टीमेट हो गया, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये मेरा क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ये मेरा क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड अल्टीमेट क्या है हम पढ़ेंगे अभी, यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ एट विच द डिफॉर्मेशन, यील्ड पॉइंट क्या था, वो पॉइंट जिस पर डेफिनेट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, वो मेरा यील्ड पॉइंट था। लेकिन उस पॉइंट पर जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी, यील्ड स्ट्रेस होगी। अल्टीमेट पॉइंट यानी कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो अचीव कर रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट यानी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलेंगे। उस पॉइंट पर अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी होती है, माइल्ड स्टील की 410 होती है। कितनी होती है, 410 होती है अल्टीमेट, यील्ड होती है 250, ठीक है। ये ग्राफ में बताना भूल गया था वहां। और ये किसका ग्राफ है मेरा, ये मेरा माइल्ड स्टील ग्राफ है, माइल्ड स्टील, यानी कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है मेरी। किसकी में प्रॉपर्टी, कार्बन की, सॉरी कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर और रॉट आयरन की प्रॉपर्टी भी है, दोनों की प्रॉपर्टी है माइल्ड स्टील के अंदर, ठीक है। कास्ट आयरन से स्ट्रेंथ आ गई और रॉट आयरन से क्या आ गई, डक्टिलिटी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ओके, अब हमने ये पढ़ लिया। तो अब हमारा देखा कि हमारा फ्रैक्चर होगा, ये फ्रैक्चर हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम कहां पर डिजाइन करें, हम यील्ड पे डिजाइन करें या फिर हम अल्टीमेट पे डिजाइन करें या कहीं बीच में डिजाइन करें।
वो हमें देखना है अब। तो उसी करस्पॉन्डिंग हमारी क्या आई, थ्योरीज ऑफ फेलियर आई, उसी करस्पॉन्डिंग हमारी थ्योरीज ऑफ फेलियर आई। तो हम तीन तरह से डिजाइन करते हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं, दूसरा हम प्लास्टिक थ्योरी है एक हमारी, और तीसरी थ्योरी क्या, लिमिट स्टेट अप्रोच हमारी, लिमिट स्टेट मेथड है। तीनों थ्योरीज को हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो।